गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया था, आज आपको हम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताएंगे। अगर बात किया जाए तो सभी जितने भी कुछ उत्पाद होते हैं, कुछ उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ताओं की कई कैटेगरी थी। क्या शाकाहारी, फिर द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, या इस टाइप से आपको बताए थे। तो अब उनकी उपभोक्ताओं की संख्या, उनके भार और उनको प्राप्त होने वाली ऊर्जा के आधार पर पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या? पहला हो सकता है जीव संख्या का पिरामिड, मतलब उनकी संख्याओं के हिसाब से। दूसरा उनके भार के हिसाब से। तीसरा ऊर्जा का पिरामिड, मतलब जब एक दूसरे को वो भोजन की प्राप्ति करते हैं तो उन्हें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड मतलब क्या है? एक स्तर का जो उत्पाद है उनका उपभोग जो करते हैं, तो उस हिसाब से उनका जो एक क्रम बनता है उसे ही दिखाने वाला जो पिरामिड होता है या जो चित्र होता है उसे ही क्या कहते हैं? जीव संख्या पिरामिड। जैसे अब यहाँ पे बात करें तो ये कैसे, या तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। जब लगातार संख्या कम होती जाएगी, संख्या कम होती जाए, उसे उससे जो बनने वाला पिरामिड होगा वो सीधा होगा। जबकि संख्याओं में क्या हो? वृद्धि हो, संख्याओं में वृद्धि होती जाए तो उसे क्या कहेंगे? सीधा पिरामिड होगा वहाँ पे। तो घास का मैदान की बात करें तो घास ज़्यादा थी, उसको खरगोश खाएगा, तो मतलब क्या क्षेत्र ज़्यादा था, उसमें खरगोश थे। अब खरगोशों को कितने, मतलब खरगोश हैं तो खरगोश की संख्या मान लेते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका भक्षण किया जो कुत्ते ने किया, तो उसकी अपेक्षा उसकी संख्या वहाँ पे क्या होगी? कम होगी, और शेर की उससे भी कम होगी। तो यहाँ पे ये बात आया, तो यहाँ पे यह याद रखनी है सीधा और किस में। तो घास का मैदान का जो बनेगा वो सीधा बनेगा। ऐसे ही खेत में भी फसल ज़्यादा होगी, उसमें टिड्डों की संख्या ज़्यादा होगी, उसके अपेक्षा जो मेढक होंगे मेढक की संख्या उनसे कम, उसके अपेक्षा जो सांप होंगे सांप की संख्या उससे भी कम होगी, और फिर उसका भक्षण बाघ करे तो बाघ की उससे भी कम। तो ये जो होते हैं वो सीधे बनेंगे। जबकि एक बात करें, पेड़ है, एक पेड़ है और उस पे पक्षियों की संख्या ज़्यादा होगी, और हर पक्षी पे अगर मान लीजिए 4 छोटे छोटे कीड़े जिन्हें परजीवी कहते हैं वो होते हैं, तो इस तरह मतलब क्या उनकी संख्या में वृद्धि होती गई। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? इस यहाँ पे बनने वाला जो एक वृक्ष पर एक पेड़ के लिए जो बनने वाला हमारा पिरामिड है वो क्या होगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। तो ये अभी वही चीज़ें, घास का मैदान, खेत और जंगल के लिए जो होगा वो क्या बनेगा? सीधा पिरामिड बनेगा। जबकि वृक्ष के लिए, एक वृक्ष की बात करेंगे, एक वृक्ष के लिए जो बनने वाला पिरामिड है कौन सा? जीव संख्या का पिरामिड, तो क्या होगा? हमेशा उल्टा बनेगा। अब बात करें जीव भार। जीव भार का मतलब भी वैसे ही समझ सकते हैं, उनके भार से कल्पना कर सकते हैं। भार का मतलब है जीव की, कि जैसे जैसे भार में होता है। तो किसी भी परितंत्र में मतलब लगातार जो उनके क्रम हैं या उनका अगला स्तर है उसमें उनकी संख्या का जो होता है, संख्या को ही क्या भार जो होता है उसकी जो कल्पना करते हैं या उसके लिए जो चित्र का निर्माण करते हैं वो जीव भार का पिरामिड कहलाता है। ठीक है। इसके लिए बात करें तो जितने भी स्थल वाले हैं, जितने भी स्थलीय परितंत्र या जितने भी हमारे स्थलीय परितंत्र हैं या पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनका जो जीव भार का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा बनेगा। जबकि तालाब हो या समुद्र हो या जो भी जलीय वाले हैं उनका उल्टा बनता है। जैसे बात करें एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ पर पक्षी, तो एक पेड़ का भार ज़्यादा होगा क्या? पक्षी की अपेक्षा, और पक्षी का भार होगा परजीव की अपेक्षा। तो वही चीज़ है क्या? तो इनकी लगातार कमी होती जाएगी किसमें? भार में। तो ये हो गया सीधा। जबकि मछली की बात करें तो अगर मान लीजिए छोटे छोटे जो कीड़े थे उनकी संख्या तो ज़्यादा थी लेकिन उनका भार कम था, उनको जो खाने वाली एक को ले लीजिए यूनिट की, तो एक डाइटम या उसको पादप जो मतलब होते हैं, तो ये शाकाहारी मछलियाँ होती हैं, या समझो वो छोटे छोटे, इनको मतलब ये इन्हें शाकाहारी कहते हैं। तो ये इनको जब मछली खाएंगे फिर उन मछलियों को बड़ी मछली खाएंगे तो इनके अपेक्षा इनका वेट ज़्यादा है, मतलब भार ज़्यादा है, और इन मछलियों की अपेक्षा इनका भार ज़्यादा है। तो इसलिए जीव भार
तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि स्थलीय परितंत्र के जो हमारे जीव भार का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, जबकि जलीय वाले क्या होंगे, उल्टा बनेंगे। अब बात करें ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि ये माना गया है कि जब कोई भी एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है वो अपने उसका क्या भक्षण करता है या उपभोग करता है, तो उससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, जितनी उसके अंदर ऊर्जा होती है उसका 10% ही उसे प्राप्त होता है और 90% ऊर्जा का व्यय हो जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये सिद्धांत है, ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, प्रत्येक स्तर में 90% ऊर्जा का व्यय होता है, जबकि अगले स्टेप में सिर्फ 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा मूल उत्पाद से उपभोक्ता को प्राप्त होती है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ हमारे कितनी ऊर्जा बना रहे हैं, 1000, तो उसका 10% उसको बकरी ने खाया, बकरी को भेड़िया ने खाया, भेड़िया को शेर ने खाया। तो अब पेड़ ने बनाया 1000 कैलोरी, उसमें उसका 10% बकरी को, मतलब 100 कैलोरी की ऊर्जा किसको मिली, बकरी को मिली, और उसका 10% फिर भेड़िया को मिली, मतलब 10 कैलोरी की ऊर्जा। फिर उसके बाद में उसको शेर ने खाया, तो शेर को कितना आ जाके 1 कैलोरी की ऊर्जा। अगर यही डायरेक्ट अगर किसको खा लेता, बकरी को खाता, तो इसको 100 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती। तो ये बात इन्होंने इसके माध्यम से बताई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, इसके अलावा जो कहानी है वो ठीक है, लेकिन आप ये हमेशा इतना याद कर लीजिएगा और सब सही है। एक पेड़ का जो जैव संख्या पिरामिड, एक पेड़ के लिए जैव संख्या पिरामिड उल्टा होगा और तालाब के लिए जैव भार का पिरामिड उल्टा होगा। इसके अलावा जितने भी पिरामिड होंगे वो सभी सीधे होंगे, ठीक है। अब बात करें ये जो हमने अभी इससे पहले नियम बताया था 10%, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। इस नियम को किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। किसने, लिंडेमान ने दिया था। इसे लिंडेमान का 10% का नियम भी कहा जाता है, लिंडेमान का 10% का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ओके।